Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, and we are studying Canto number 5, the last canto of The Rape of the Lock by Alexander Pope, and this is the concluding part of it. So she said, she said means Belinda. So the poet is referring here to Belinda. She said the pitying audience melt in tears. ये जो पीछे लाइंस थी जो उसने बोली ऑलरेडी कि had I stayed at home and said my prayers, or I wish I were like a flower that was that bloomed and died in a desert and nobody could pluck it, and I could conceal my charms from mortal eyes. So ये जो तमाम बातें उसने की, उसके बाद ऑडियंस जो थी उनकी आंखों में आंसू आ गए. But fate and Job had stopped the barren years. लेकिन फेट ने जॉब जूस को कहते हैं जो ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड है सुप्रीम, इन्होंने बैरन के कानों को बंद कर दिया था. यानी बैरन के कानों पे इसकी आवाज का असर नहीं हुआ, इसके दुखों का असर नहीं हुआ. इन वेन थ्लेस्ट्रस विद रिअप्रोच सेल्स, रिप्रोच यानी जो थ्लेस्ट्रस के दावे थे, उसकी जो धमकियां थी वो बेकार गईं. फॉर हु कैन मूव व्हेन द फेयर बेलिंडा फेल्स. सो बैरन को और कौन मूव कर सकता है, कौन कन्विंस कर सकता है जब खूबसूरत बेलिंडा से वो कन्विंस नहीं हुआ. तो जब बेलिंडा से कन्विंस नहीं हुआ तो और उसे कौन कन्विंस कर सकता है. नॉट हाफ सफिक्स द ट्रोजन कुड रिमेन while Anne backed and Dido raged in vain. So raged in vain, sorry. So अब ये allusion है एक famous allusion जिसमें एक एनियस जो कि हीरो था वर्जिल की एनीड का, उसकी तरफ ये एक allusion दिया गया कि इस बेसिकली एनियस का डिलेमा था. एनियस falls in love with Dido, who was the queen of Carthage. So Carthage की queen थी. So Dido implores Aeneas to marry her and get settled permanently in Carthage, कि वो उससे शादी करके वहीं पे रह जाए. But Aeneas was in dilemma. He had a noble duty to find out a new territory for the Trojans, कि वो अपने इलाकाई लोगों के लिए, ट्रोजन्स के लिए एक नया इलाका ढूंढे, ये उसकी ड्यूटी थी. लेकिन उसे डीडो से मोहब्बत भी थी, तो वो ड्यूटी और मोहब्बत के दरमियान बिल्कुल फंस के रह गया. लेकिन फाइनली वो डिसाइड ये करता है कि वो अपना जर्नी जारी रखेगा और ट्रोजन्स के लिए एक एम्पायर बनाएगा. सो ये जो डिलेमा था एनीस का, इसको यहाँ पे बेलिंडा की इंटेंसिटी, उसके क्राइसिस की इंटेंसिटी से एक तशबीह दी गई है कि एज इफ इट इज सो इंटेंस एज लाइक दैट वन. यहाँ पे बेसिकली एक और इसमें जो हम चीज देखते हैं कि जो डीडो है इसकी मजीद जो इंटरप्रिटेशन है जो वर्जिल की समरी से हमें मिलती है. सो वर्जिल की समरी में वी कम टू नो अबाउट डीडो, हु इज बेसिकली एनीस. वो अपनी मदर वीनस से मिलता है एज हंट्रेस. फिर वो डीडो की हिस्ट्री बताती है उसे, और उसके बाद खैर इट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. मैंने आपको बड़ा इसे कट शॉर्ट करके बताया. सो यू मस्ट नो कि ये इसमें क्या उसका इंसिडेंट बेसिकली था. सो ये उसकी एनीड से लिया गया. उसके अंदर एक हेट्रेड थी ट्रोजन्स के हवाले से. डीडो जो है वो अपनी एना जो कि आई गेस उसकी सिस्टर है, उससे भी कहती है कि इससे अपील करो कि ये रुके, लेकिन इनफैक्ट वो नहीं रुक सकता, वो नहीं रुका. सो दैट इज अनदर थिंग. सो इससे आगे बढ़ते हैं. देन ग्रेव क्लैरिसा graceful waved a fan. Grave serious. So Clarissa, who was sitting serious, Clarissa is the same woman जिसने पेयर ऑफ सक्सेस दिया था बैरन को. सो वो बड़ी खामोश बैठी थी, उसने अपना पंखा हिलाया. साइलेंस एंज्यूड, साइलेंस ने फॉलो किया कि एज इफ शी इज अबाउट टू से समथिंग. लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हुए. एंड दस द nymph began, और उस खातून ने बोलना शुरू किया. अब ये जो अल्फाज बोल रही है, ये अल्फाज बेसिकली उसकी पोप के माउथ पीस है. ये उसकी जुबान है जो क्लैरिसा के मुंह से बोली जा रही है. ये उसके अल्फाज हैं जो क्लैरिसा के मुंह से अदा हो रहे हैं. ये बेसिकली 18th सेंचुरी वुमेन के लिए एक मॉरल लेसन है जो कि पोप देना चाह रहा है. सो बोल क्लैरिसा रही है, अल्फाज पोप के.
Say, why are beauties praised and honored most? तो ये बताओ, ब्यूटीज यानी खूबसूरत ख्वातीन की इतनी प्रेज क्यों की जाती है, क्यों इतनी इज्जत मिलती है इन्हें? The wise man's passion and the vain man's toast. कि इवन बंदा वाइज हो तो ये ख्वातीन उसका भी पैशन होती हैं, या बंदा कम अकल हो, बेवकूफ हो, तो ये उसके लिए भी टोस्ट की तरह, एक दावत की तरह, पार्टी की तरह. Why deck with all that land and sea afford? क्यों ये अपने आप को डेक यानी डेकोरेट करती हैं हर उस चीज से जो कि समुंदर में या समुंदर के जरिए या जमीन के जरिए खरीदा जा सकता है, यानी ज्वेलरी के जरिए अपने आप को इतना डेकोरेट क्यों करती हैं? Why angels called? मर्द हजरात इनको एंजल्स क्यों कहते हैं? लाइक एंजल्स एंड एंजल्स लाइक अडोर्ड, और एंजल्स की तरह इनकी वर्शिप क्यों की जाती है? Why round our coaches crowd the white gloved views? हमारी कोचेस जब हम कहीं पे रुकने वाले होते हैं, खूबसूरत ख्वातीन जो कोचेस में बैठी होती हैं, तो उसके बाहर वो गैलेंट या वो हैंडसम मेल कम्युनिटी जिन्होंने व्हाइट ग्लव्स पहने होते हैं, जो कि एरिस्टोक्रेसी का साइन है, वो क्यों खड़े वेट कर रहे होते हैं? Why bows the side box from the innermost rows? और साइड बॉक्स मींस कि जब हम सिनेमा की बिल्कुल इनर मोस्ट रोज के अंदर बैठे होते हैं, साइड बॉक्सेस जो कि गैलरी बॉक्सेस होते हैं, वहां से भी उठ उठ के मेल कम्युनिटी हमें देख के क्यों झुक रही होती है, हमें क्यों सलाम कर रही होती है? हाउ वेन और ऑल दीज ग्लोरीज? ये तमाम तर ग्लोरीज कितनी बेकार है. ऑल ओवर पेन्स, ये पेन हम लेते हैं ड्रेसअप करने में, मेकअप करने में, कितना फजूल काम है. अनलेस गुड सेंस प्रिजर्व बट ब्यूटी गेन्स. जो फायदा हम ब्यूटी के जरिए लेना चाह रहे हैं, अगर ये हम अपने कैरेक्टर के सेंस का यहाँ पे मीन है कैरेक्टर, तो वो जो अपनी गुड सेंस से, गुड कैरेक्टर से लेंगे, अगर वो हम लें तो फिर उसका फायदा है, वरना ब्यूटी के जरिए जो हम ग्लोरी लेंगे उसका कोई फायदा नहीं है. दैट men may say when we the front box grace. यानी हमारा कैरेक्टर इतना अच्छा हो कि हम जब फ्रंट बॉक्स में बैठे हो सिनेमा में, थिएटर में, तो लोग हमें देख के ये कहें, Behold the first in virtue as in face. पहले उसका कैरेक्टर देखो फिर फेस देखो. यानी कई ख्वातीन हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत ज्यादा उनके पास हुस्न होता है, दीदा जेब होता है उनका लिबास, उनका पहनावा, लेकिन उनके एटीट्यूड में ऐसी सख्ती होती है, सीरियसनेस होती है कि लोग उनके हवाले से कुछ इस तरह बुरा सोचते नहीं. सो वो कह रहे कि इस तरह हमारा कैरेक्टर हो जाए कि लोग हमें देख के कहेंगे पहले इसका कैरेक्टर देखो फिर इसका फेस देखो. वी नो कि क्या है, हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में भी यही है कि व्हेन वी यानी एक व्हेन वी सी दिस डेली, यानी नॉर्मली दिस इज डिपिक्टेड इन डे टू डे सिचुएशन. कोई डिवोर्स हो जाए खातून तो उसको बड़ी बुरी नजर से देखते हैं, और हर बंदा उसके साथ एक रिलेशन बनाने की ट्राई करता है. कोई बेवा हो जाए या कोई इस तरह कोई खातून जिसके हवाले से किसी को हो कि बड़ी फ्रैंकनेस रखने वाली है, सो मेल कम्युनिटी टेंड्स टू जंप टू द अपॉर्चुनिटी. सो वो कह रहे कि हमारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि लोग पहले कैरेक्टर देखें और फिर फेस को देख के ब्यूटी को देखें. सो बेसिकली यहाँ पे जो बेलिंडा के हवाले से क्लैरिसा एक लेसन दे रही है कि ये सोचो कि ये क्यों होता है ऐसे, क्यों हमारी तारीफें होती हैं, क्यों हमारी इज्जत होती है, क्यों लोग हमारे रास्ते में खड़े होते हैं. वो बेसिकली बताना चाह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एपरेंट ब्यूटी की वजह से है और कुछ भी नहीं. Oh, if to dance all night and dress all day, charm the smallpox or chased old age away. कि अगर तो सारी रात डांस करने से और तमाम दिन ड्रेस अप करने से स्मॉल पॉक्स खत्म हो जाती या ओल्ड एज खत्म हो जाती. यहाँ पे यानी स्मॉल पॉक्स उस जमाने बड़ी निटोरियस थी, बहुत ज्यादा किलिंग मर्ज था, इसकी बीमारी की दवाई वगैरह नहीं थी, एंटीबॉडीज नहीं थी. वो कह रहे कि अगर तो सारी रात डांस करने से और सारा दिन ड्रेसअप करने से इंसान कभी बूढ़ा ना होता या कभी उसको बीमारियां ना लगती, who would not scorn what housewives cares produce. तो हाउसवाइफ कौन बनना चाहता? स्कॉन कहते हैं हेट करना. तो लोग, सारी ख्वातीन हेट करती बीइंग अ हाउसवाइफ उस चीज से. तो हाउसवाइफ क्यों बनती थी ख्वातीन? जब उन्हें लगता था कि उनके चार्म्स खत्म हो जाएंगे, उनके रिश्ते नहीं आएंगे, तो वो मजबूरन किसी ना किसी से शादी कर लेती थी कि हमें सोशल सिक्योरिटी मिल जाए. तो जब उन्हें अगर पता होगा कि उन्होंने बीमार भी नहीं होना, बूढ़ा भी नहीं होना, तो फिर
हाउसवाइफ कौन बने, सारी इफ्तारी कौन बनाए, खाने कौन बनाए, कपड़े कौन धोए, घर का ख्याल कौन रखे, जब इसके बगैर सारी अयाशियां उन्हें मिल रही हैं। वन हु वुड लर्न ऑन वन earthly थिंग ऑफ यूज, और कौन ये जमीनी चीज को इस्तेमाल करना चाहेगा, यानी मर्दों से मोहब्बत कौन करेगा। टू पैच नेओगल माइट बिकम ए सेंट, और इवन जो पैच करेगा यानी पैचेस लगाएगा फेस पे, ओगलिंग करेगा, दूसरे को देखेगा, वो सेंट बन जाएगा, क्योंकि वो उसके पास मौत तो है नहीं, उसके पास बुढ़ापा तो है नहीं। नॉर कुड इट बी सच अ सिन टू पेंट, ना ही चेहरे पे मेकअप करना कोई बड़ा गुनाह रहेगा। कह रहे लेकिन ये सब कुछ क्या होता अगर ऐसा होता, तो अगर डांस करने से सारी रात या सारा दिन ड्रेसअप होने से ये सारी चीजें चेंज हो सकती, तो या ओगलिंग करने से आप सेंट बन सकते, या सिन करना यानी पेंट करना चेहरे पे सिन ना होता, मेकअप करना सिन ना समझा जाता, सिन नहीं है बहरहाल, कहीं ना कहीं इसको मायूब समझा जाता है कई मुआशरों में। वो कह रही कि बट सेंस अलास, लेकिन अफसोस तो ये है कि सद अफसोस, फ्रेल ब्यूटी मस्ट डिके, ये टेम्परेरी ब्यूटी है, इसने खत्म होना ही होना है। कर्ल्ड और अनकर्ल्ड सिंस लॉक्स विल टर्न टू ग्रे, आपके बालों में लॉक्स हैं, कर्ल हैं या नहीं है, कर्ल्ड हैं या अनकर्ल्ड है, एक दिन ये वाइट होंगे ही होंगे। सिंस पेंटेड और नॉट पेंटेड और ओल्ड शेल फेड, आपके चेहरे पे मेकअप है या नहीं, एक दिन ये चेहरा खत्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा। एंड शी हु स्कॉन्स अ मैन मस्ट डाई अ मेड, और वो खातून जो सारी उम्र मेल कम्युनिटी को नफरत की निगाह से देखती रही, कंवारी मरेगी। नफरत की निगाह मींस कि वो शादी के हवाले से नफरत की निगाह से देखती रही, जैसा बेलिंडा का एटीट्यूड था कि सीक्रेटली वो रिलेशन रखना चाहती थी लेकिन किसी के नाम नहीं होना चाहती थी। तो जो इस चक्कर में रहती हैं वो कुमारी मरती हैं। व्हाट देन रिमेन्स बट वेल आर पावर टू यूज, फिर क्या रह जाता है, हमारी पावर कि हम यूज करें, एंड कीप गुड ह्यूमर स्टिल वट एवर वी लूज, इफ वी आर हैविंग गुड सेंस, गुड ह्यूमर, गुड कैरेक्टर, देन वी हैव नथिंग टू लूज, कि हमारे पास अगर ये चीज अच्छी है तो फिर हमारे पास कुछ भी लूज करने को नहीं है। एंड ट्रस्ट मी डियर, गुड ह्यूमर कैन प्रिवेल, और मेरी बात याद रखो कि गुड ह्यूमर सबको अट्रैक्ट कर सकती है, इम्प्रेस कर सकती है। When airs flight screams and scolding fails, जब प्रिटेंस, जब मुख्तलिफ किस्म के एटीट्यूड्स, मुख्तलिफ चीखना चिल्लाना डांटना, ये बेसिकली मिसाल दे रही बेलिंडा की और थेलेस्ट्रस की, कि बेलिंडा वेंट इनटू एयर्स, डिफरेंट इमोशंस एंड डिफरेंट एटीट्यूड्स, और थेलेस्ट्रस ने चीखा चिल्लाया, डांटा बैरन को, लेकिन इन दोनों ने कामयाबी हासिल नहीं की। तो कह रही कि ये चीजें जब फेल हो जाती हैं तो क्या चीज काम आता है, आपका गुड कैरेक्टर। और ये जो लाइंस हैं ये आगे सीएसएस में पैराग्राफ राइटिंग के अंदर यूज हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ब्यूटी इज इन वेन देयर प्रेटी आईज में रो, ब्यूटी इज इन वेन देयर प्रेटी आईज में रो, charms strike the sight but merit wins the soul, कि बेशक खूबसूरती आंखें मटका मटका के आपको देखे इम्प्रेस करे, चार्म्स जो है वो आंखों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो सोल है उसको जीतने के लिए आपको अच्छे मेरिट्स चाहिए, अच्छा कैरेक्टर चाहिए। यानी आपकी शक्ल अच्छी है तो आप आंखों को अपील करेंगे, लेकिन आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आप किसी के दिल पे बजेंगे, दिल को अपील करेंगे। सो जो चार्म्स हैं, देयर शॉर्ट लिव्ड, कैरेक्टर और सोल इज लॉन्ग लिव्ड। तो अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है आपको हमेशा याद रखा जाएगा, आपके चार्म्स अच्छे हैं तो अब जब तक चार्म्स हैं तो आपको याद रखा जाएगा। सो व्हाट ही मींस टू से इज, व्हाट ही मींस बाय हर माउथ इट टू बी सेड इज, कि जो मेन चीज है वो है आपका सेंस, आपकी ह्यूमर, आपका कैरेक्टर, कि इफ दैट इज गुड यू विल बी रिमेंबर्ड, you will be respected no matter whether you are aged or young. So spoke the dame, but no applause ensued. So ये उस खातून ने बोला, यानी ये क्लैरिसा के अल्फाज थे, लेकिन कोई ताली नहीं बजी, किसी ताली ने उसको फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लेसन दे रही थी, वो उनको आईना दिखा रही थी, और आईना हर एक को हजम नहीं हो रहा था। सो ये लोग उससे घबरा रहे थे कि ये चुप करे, और उसकी बात पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। जिस तरह हमें कोई
कोई अकल की बात देता है या कोई दीन की तरफ लाने के लिए तरगीब देता है, तो हमें बड़ा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि हम बेसिकली वो करने पे तैयार नहीं होते. सो इन द सेम वे बेलिंडा फ्राउंड, Thalestris called her prude. सो बेलिंडा जो थी, उसने जब सुनी ये बातें थलेस्ट्रस के मुंह से, तो उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसने अपनी तेवरियां चढ़ा ली, क्योंकि उसे लगा कि ये अटैक मेरे ऊपर हो रहा है और यही थी जिसने कैंची दी और अब ये मुझे मॉरल लेसन दे रही है, ये मुझे समझा रही है. सो उसने तेवरियां चढ़ाई. जो थलेस्ट्रस थी उसने उसको प्रूड का कि प्रूड हुआ कि a person who you think is easily shocked things which are connected with sex. So like in a way कि एक खातून जिसको आप कहें कि जी 900 चूहे खा के अब हज को चली गई, कि अपने जमाने में उसने पूरे काम किए और अब हमें लेसन दे रही है. सो थलेस्ट्रस ने ऐसे अल्फाज उसके लिए यूज किए. टू आर्म्स द fierce Virago cries. तो यहाँ पे अगेन थेलेस्ट्रस की बात हो रही है, क्योंकि थेलेस्ट्रस बड़े गुस्से वाली खातून थी. तो उसने क्या किया, उसने तमाम लोगों को हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया. सबको कहा जी के अपने वेपन्स उठा लो. विरागो कहते हैं फीमेल वॉरियर को, एक वुमेन जो कि एग्रेसिव हो और वो लोगों को अपने एग्रेशन के जरिए गाइड करे. सो वो जो फीमेल वॉरियर थी, यानी थेलेस्ट्रस की बात हो रही है, उसने फीमेल कम्युनिटी को कहा कि अपने हथियार उठाओ. एंड स्विफ्ट एज लाइटनिंग टू द कम्बैट फ्लाइट. और ये सब यहाँ पे ऐसा लगने लगा कि जैसे एक बहुत बड़ी एपिक वॉर होने लगी है गॉड्स एंड एंजल्स के दरमियान, या गॉड्स एंड इवल एंजल्स के दरमियान, या ट्रॉय और ग्रीक के दरमियान. लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल आपस में लड़ रहे हैं. तो बड़ी लाइटनिंग की तरह स्विफ्ट होके जाती है थेलेस्ट्रस. ऑल साइड्स इन पार्टीज एंड बिगिन द अटैक. तमाम साइड्स जो पार्टी बन जाती हैं. तो इसमें हीरो हीरोइंस हैं, वो शोर कर रहे हैं, बास और ट्रिबल वॉइसेस गूंज रही हैं. कोई आम हथियार इनके हाथ में नहीं है और खुदाओं की तरह लड़ रहे हैं. खुदाओं की तरह इन्हें डर भी नहीं है मरने का. हथियार क्या है, बेसिकली पेंसिल, सॉरी ग्लास, प्लेट्स, स्ट्रॉज, ये एक दूसरे को मार रहे हैं. सो यहाँ पे बेसिकली दिखाया जा रहा है कि तमाम पैलस, मार्स, लैटोना, हर्मीज एंड ऑल ओलंपियंस, जिन्हें भी 12 ओलंपियंस हैं, ओलंपियन गॉड्स, वो ऊपर बैठ के देख रहे हैं कि किस तरह ये लड़ाई हो रही है. और ये बेसिकली लड़ाई, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि दवे अम्ब्रियल भी एक कैंडल हाइट के ऊपर बैठी हुई है और खुश हो रही है, क्योंकि अम्ब्रियल एक नो में उसका काम है लड़ाई डलवाना. तो वो बड़ा हैप्पी है कि अब इन दोनों कम्युनिटीज में, यानी मेल और फीमेल में लड़ाई हो गई. और लड़ाई किस तरह की हो रही है कि थलेस्ट्रस जो है वो जाती है और गुस्से से देखती है, तो एक जो मेल है उसको देख रहा है, वो दो मेल उसको देख के मुख्तलिफ शेर पढ़ते हुए या मेटाफर बोलते हुए फोत हो जाते हैं. फिर उसमें जब वो मुस्कुरा के देखती है तो वो जिंदा हो जाते हैं. तो ये बेसिकली क्लैरिसा है. क्लैरिसा जब नीचे गिरती है तो क्लोए वो आती है, वो गुस्से से देखती है, तो वो सर प्लूम मर जाता है. वो जब खुश होती है इस बात पे कि मैंने सर प्लूम को मार दिया, तो सर प्लूम फिर जिंदा हो जाता है. सो बेसिकली ये एक मोहब्बत से भरी हुई जंग हो रही है कि मेरे ख्याल में तो एक डांस हो रहा है. तो लेकिन पोप इसको इस तरह शो करा रहा है जिस तरह एक जंग चल रही है. तो यहाँ पे नाउ जोव सस्पेंड्स हिज गोल्डन स्केल्स इन एयर. अब जूस जो है वो, जोव बेसिकली जूस का रोमन नेम है, तो वो अब उसने अपना तराजू निकाल लिया और देख रहा है कि अब इसमें कौन जीतेगा, मेल और फीमेल कम्युनिटी में. So weighs the man's wits against the ladies here. तो एक तरफ इंसान मर्दों की अकल रख देता है और एक तरफ औरतों के बाल रख देता है. doubtful beam long notes from side to side. अब वो जो बीम है, यानी वो फैसला नहीं हो पा रहा कि कौन सा वजन ज्यादा है, कभी एक पलड़ा भारी हो जाता है, कभी दूसरा. बट एट लेंथ द विट्स माउंट अप एंड द हेयर सबसाइड. तो विट्स ऊपर हो जाते हैं और पलड़ा भारी हो जाता है बालों का. यानी इट मीन्स टू से कि फीमेल हमेशा ताकतवर होती है, विनर होती है, और मर्दों की अकल मारी गई है क्योंकि वो उनके बालों के मुकाबले में भी हल्के हैं, उनकी अकल जो है. सो बेलिंडा आती है और बेलिंडा इसके बाद एक फिंगर और एक थंब को यूज करते हुए अपने यानी दुश्मन बैरन, उसकी नाक के अंदर स्नफ डाल देती है. ठीक है, तो ये बेसिकली ये लड़ाई हो रही है, ये मुख्तलिफ लोग लड़ रहे हैं आपस में. तो स्नफ जो है वो एक तरह से वेपन के तौर पे डाला जाता है, और जब स्नफ डाली जाती है तो उसके बाद वो छींकता है और हर तरफ उसकी आवाज
एको होती है, और फिर बेलिंडा एक बॉटकिन यानी एक पिन निकालती है। ये ओथेलो में जिस तरह बताया गया कि ओथेलो को जो उसका हैंड कर्चीफ था कहाँ से होता 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 ओथेलो के पास आया। इसी तरह ग्रीक हीरोज के पास जो वेपन्स थे वो भी इस तरह मुख्तलिफ रेफरेंसेस से उनके पास पहुंचते थे। तो ये बेलिंडा की परदादी का एक वो था पेन जो उसने निकाली, और वो उसने उसको चुभोने के लिए बैरन को। तो यहाँ पे जो है अब ये क्या, बोस्ट नॉट माई फॉल ही क्राइड इंसल्टिंग फो। बैरन कहता है कि मेरी इस जो शिकस्त है उसके ऊपर खुश ना होना। That by some other shall be laid as low, nor think to die dejects my lofty mind. ये मत समझना कि मैं हार गया या हारने से मेरा जो एक अजीम जहन है उसे परेशानी हो रही है। All that I dread is leaving you behind. दुख मुझे इस बात का मैं तुम्हें पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुमने मुझे मार दिया, मैं मर जाऊंगा, तुम जिंदा रहोगी, तो दुख इस बात का। Rather than so, let me still survive. तो मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहने दो। And burn me in Cupid's flames. Cupid यानी लव एंजल, यानी मुझे मोहब्बत की आग में जलने दो, यानी मुझे मारो मत, बट बर्न अलाइव, मुझे जिंदा जलने दो, लेकिन मोहब्बत की आग में जलने दो। So बेलिंडा ऊंचा सा बोलती है, restore the lock, she cries, and all around restore the lock, the vaulted roofs rebound. So वो इतना ऊंचा चीखती है कि ये मेरे बाल वापस करो। Not fierce Othello in so loud a strain wrote for the handkerchief that caused his pain. So handkerchief was the chief instrument जो कि डेस्टिमोना और ओथेलो जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है, इन दोनों के दरमियान में एक मिसट्रस्ट का बायस बना, जो कि इयागो ने अपनी बीवी एमिलिया के जरिए हासिल किया और उसे प्लांट किया कैसियो, माइकल कैसियो के घर में, जो उसने अपनी माशूका यानी बियांका को दे दिया। और यहाँ से ये तासुर दिया गया कि डेस्टिमोना ने वो मोहब्बत में अपनी यानी एक इलिसिट रिलेशन में वो माइकल कैसियो को दिया था। सो ओथेलो जिस तरह रोर करता है, इयागो उसके ज़हन में डालता है कि वो हैंड कर्चीफ उसके पास नहीं है, उसे मांगो। वो उनका जद्दी पुश्ती हैंड कर्चीफ होता है, वो एक लॉयल्टी का सिंबल होता है, और ओथेलो चाहता है कि डेस्टिमोना इसको हमेशा अपने पास रखे, लेकिन वो उससे गिर जाता है, जिसको एमिलिया उठा लेती है, फिर इयागो ले लेता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो हैंड कर्चीफ को वापस मांगने के लिए ओथेलो भी इतना गुस्से में नहीं आया जितने गुस्से में बेलिंडा इस वक्त इसको बैरन को कह रही थी कि मेरे बाल वापस करो। बट सी हाउ ऑफ्ट एम्बिशियस एम्स आर क्रॉस्ड, लेकिन देखें कि जो एम्बिशंस है किस तरह कई दफा फेल हो जाते हैं। एंड चीफ कंटेंटेड टिल द ऑल द प्राइज इज लॉस्ट, कि सुकून तभी आता है जब जो चीज हाथ से निकल जाती है। आपने देखा होगा अक्सर कोई चीज है उसको हम हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग जस्तजू कर रहे होते हैं और वो किसी के हाथ नहीं आती। कई दफा हमने देखा कि गेम शोज के अंदर वो अक्सर कोई गिफ्ट फेंकते हैं और गिफ्ट को ऐसे सारे लोग झपटा मारते हैं कि वो गिफ्ट टूट जाता है, फट जाता है, किसी को नहीं मिलता, लेकिन सारे एक बार सुकून से बैठ जाते हैं। तो ये इसी तरह हुआ कि बालों के लिए मेल कम्युनिटी भी लड़ रही थी, फीमेल कम्युनिटी भी लड़ रही थी, लेकिन बाल किसी को नहीं मिले। द लॉक obtained with guilt and kept with pain, वो लॉक जिसको गिल्ट के जरिए हासिल किया गया, बड़ी तकलीफ से रखा गया। इन एवरी प्लेस इज सॉट बट सॉट इन वेन, वो बैरन की रिंग में था, वो हर जगह पे ढूंढा गया लेकिन कहीं नहीं मिला, इस लड़ाई में वो कहीं खो गया। विद सच अ प्राइज नो मोर्टल मस्ट बी ब्लेस्ड, लेकिन ये किसी के इंसान हाथ लगने वाला प्राइस नहीं था। सो हेवंस डिक्री विद हेवंस हु कैन कॉन्टेस्ट, सो तकदीर ने फैसला किया, आसमान ने, खुदाओं ने फैसला किया, और खुदाओं से कौन लड़ सकता है। Some thought it mounted to the lunar sphere, किसी ने कहा ये चांद तक चला गया। बहरहाल अब ये है कि यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि हर एक के दावे हैं कि कहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे जो अब कंसोलेशन दी जा रही है बेलिंडा को, और इनफैक्ट अरेबेला फर्मर को, जिसके असल में बाल कटे थे, लॉर्ड पीटर ने बाल काटे थे, उसको अब ये कंसोलेशन दे रहा है पोप, जिसकी वजह से ये फैमिलीज आपस में रीयूनाइट हो जाती हैं, दोनों कैथोलिक फैमिलीज। बट ट्रस्ट द म्यूज, शी सॉ इट अपवर्ड वाइस, म्यूज जो लॉर्ड कैरल को कहा गया शुरू में, सो म्यूज पे ट्रस्ट करो, उसने देखा कि ये बाल आसमान की तरफ जा रहे थे। तो मार्क बाय नन बट क्विक पोइटिक आइज, हर बंदे ने इसको नोटिस नहीं किया, लेकिन पोइटिक आइज ने इसको देख लिया। सो रोम ग्रेट फाउंडर हेवंस विथड्रू टू प्रोटोकलस अलोन कन्फेस्ड इन द व्यू, उन्होंने भी इस चीज को ऊपर जाते हुए देखा, जब प्रोटोकलस था रोम का,
A sudden star it shot through the liquid air and drew behind it a radiant trail of air. जिस तरह टूटता हुआ सितारा जाता है, इस तरह ये बाल भी ऊपर गए और पीछे अपने एक अक्स छोड़ गए. सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब जब लोग मॉल के ऊपर जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों से घूमेंगे फिरेंगे, लेक्स के ऊपर जाएंगे, या गैलीलियो अपनी उस आंखों से, यानी गैलीलियोज आइज मींस टेलीस्कोप, जब टेलीस्कोप को यूज किया जाएगा देखने के लिए, सो बेलिंडा के जो बाल हैं वो आसमान के अंदर नजर आएंगे. यानी ही मीन्स टू से कि वो बाल अब जमीन का हिस्सा नहीं रहे, वो आसमान का हिस्सा बन गए, और दुनिया नीचे फैशनेबल प्लेसेस पे खड़ा होके जो आसमान में देखती है वो सितारे नहीं होते, वो बेलिंडा के बाल चमक रहे होते हैं. सो यहाँ पे पोइट उसे कहता है कि देन सीज ब्राइट nymph Timon thy ravished hair, तो अपने उस छिने हुए बाल के ऊपर अफसोस करना बंद कर दो. with adds new glories to the shining sphere, तुम्हारे बाल अब आसमान के ऊपर मजीद खूबसूरती पैदा कर रहे हैं, मजीद ब्यूटी पैदा कर रहे हैं, आसमान को चमक दे रहे हैं. Not all that tresses that fair head can boast, तमाम तर ख्वातीन जो खूबसूरत हैं उनके बालों को यह एजाज नहीं मिल सकता. Shall draw such envy as the lock you lost, यानी उनके बाल उनके पास होते हुए उन्हें वो इज्जत नहीं मिल सकती जिससे तुम्हारे उन खोए हुए बालों ने तुम्हारी इज्जत बढ़ा दी. किस तरह? For all, after all the murders of your eye, अपनी आंखों से लोगों का कत्ल करने के बाद, यानी लोगों की मत मारने के बाद, when after millions slain yourself shall die, बेशुमार बंदा मारने के बाद अपने हुस्न से एक दिन तुम खुद मरोगी. when those fair suns shall set and set they must, ये लिटरेशन यूज की उसने कि तुम्हारी ये सूरज बंद हो जाएंगे और एक दिन इन्होंने बंद होना है. यानी तुम्हारी ये जो आंखें हैं जिससे लोग मरते हैं, जिनके हुस्न से, एक दिन ये आंखें सूरज की तरह गरूब हो जाएंगी और इन्होंने होना ही है, इंसान मरेगा ही. एंड ऑल दोज ट्रेसेस शैल बी लेड इन डस्ट, तुम्हारे साथ तुम्हारे बाल भी कब्र का मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे. दिस लॉक द म्यूज शैल कॉन्सिक्रेट टू फेम, लेकिन ये जो लॉक था जो कि तुमने लूज किया, ये जो लॉक तुम्हारे हाथों से चला गया, इसे मुतबरक बना दिया गया. सो कॉन्सिक्रेट मीन्स मुतबरक बनाना, किसी चीज को होली बनाना, किसी चीज को ऑफिशियली होली करार देना. कि म्यूज ने इसको होली बना दिया कि ये आसमान का हिस्सा है. एंड मिस द स्टार्स इंस्क्राइब बेलिंडास नेम, जैसे चम्मच देखते हैं हम, सितारों की चम्मच बनी होती है, दुबे अकबर होता है, नॉर्थ स्टार होता है, इसी तरह ये जो बाल हैं ये बेलिंडा का नाम आसमान में लिखते हैं. सो बेलिंडा जिंदा रहती तो उसके बाल उसके साथ ही खत्म हो जाते, दुनियावी उसकी इज्जत उसके पास रहती, लेकिन उसकी दुनियावी इज्जत बेशक उससे छिन गई कुछ अरसे के लिए, लेकिन उसके जो बाल हैं उन्होंने उसे अमर कर दिया. अब रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे कि बेलिंडा कोई थी जिसके बाल आसमानों में चले गए और वो अब आसमान का हिस्सा बन चुकी है. सो दिस इज बेसिकली रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक, जिसमें दोनों फैमिलीज की आपस में लड़ाई होती है इसी बालों के लिट कटने की वजह से, जिसके ऊपर पोप, जो कि दोनों फैमिलीज के एक म्यूचुअल फ्रेंड का दोस्त होता है, उसके कहने पे एक नज़म लिखता है जिसकी बाद दोनों फैमिलीज आपस में रीयूनाइट हो जाती है. सो दिस वाज द रेप ऑफ द लॉक एंड टुडे वी आर डन विद द टेक्स्ट ऑफ द पोप.